सॉरी, फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से जो भी सवाल आने वाले हैं संभवतः सारा करवा दूंगा, इसके बाद मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बिहार पुलिस का लमसम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों करवा दिया है। अब एक एसएसटी का लाऊंगा जो कि तीनों रहेंगे मिला हुआ, ठीक है। तो ये तैयार रहेगा। उसके बाद मेरा जो एनसीईआरटी का चल रहा है वो चलेगा कंटिन्यू, क्योंकि डिमांड है और फिर इकोनॉमिक्स का भी डिमांड है, तो हमको पूरा करना है, क्योंकि आप ही लोग की बात तो मानना मुझे मेरा कर्तव्य भी है और कर्म भी है, तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब रहा तो मैं ज़रूर इसी तरह वीडियो महामैराथन लाता रहूँगा, सिर्फ आपके सपोर्ट और सब्सक्राइब की वजह से। तो इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लाइट का हम सारा क्लियर करने जा रहे हैं, तैयार रहिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। तो जैसे ही प्रकाश की बात हो, लाइट की बात हो और छोटे छोटे कण की बात होगी तो हम लगा देंगे फोटोन। ठीक है, क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। अगर आपसे बात करें दूसरे प्रश्न का, प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग होते हैं? देखिए, एक अनुदैर्घ्य, एक अनुप्रस्थ। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश हमेशा अनुदैर्घ्य तरंग नहीं होता है, जब भी होगा अनुप्रस्थ तरंग हुआ। ये बात सही हो गया। चलिए यही बात करते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नो जानकारी नो डिटेल। केमिस्ट्री में उतना दे दिया, फिजिक्स में वो भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट। अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी का वन लाइनर और डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ, साइंस का, जाके पढ़ लीजिए। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, ये पढ़ के जाइए, बिहार एग्जाम दीजिए, बिहार पुलिस का कोई भी, या बिहार हो या कोई भी पुलिस का एग्जाम दे जाइए, अगर साइंस से आ रहा है तो छूटेगा नहीं, ये मैं कह सकता हूँ, अगर ये मॉक टेस्ट देखे जाते हैं तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, या किया गया था? तो याद रखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत की अगर बात करेगा और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, उनका नाम बताइए, तो हम बताएंगे हाइगेंस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा किया गया। चौथे प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? बताइए, अनुप्रस्थ मतलब हो गया कि प्रकाश से जुड़ा हुआ, यही क्लियर हो गया। अब बताइए, होने की पुष्टि कैसे होती है? तो होने की पुष्टि होती है ध्रुवन के कारण होती है। किसके कारण? ध्रुवन की घटना जब होती है उसके कारण अनुप्रस्थ की जो है पता चलता है कि प्रकाश के तरंग में अनुप्रस्थ होते ही तरंग होते। क्लियर हो गए? चलिए पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? बताइए, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? बता सकते हैं? तो पांचवें प्रश्न का सी, मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया था। अच्छा, ये भी बात है। छठे प्रश्न की बात करें, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन है? क्या है? विवर्तन। अब विवर्तन है तो कौन बताया? तो देखिए, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है ये बताने वाले मैक्सवेल हैं, तो विवर्तन बताने वाले कौन हैं? तो हम बताएंगे ग्रोमाइल्डी। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रकाश से आया तो एक ही आदमी है, बहुत लोग काम करते हैं। जैसे ध्वनि का पढ़ाऊंगा तो ध्वनि में भी कई वैज्ञानिक हैं, तो याद रखना होगा। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, किसने किया? लीजिए, यहाँ पे भी अब बताना है, प्रभाव का बात होगा। कहाँ पे? प्रभाव का, तो हम आइंस्टीन को लगा देंगे, आइंस्टीन को लगा देंगे। चलिए ये भी बात सही है। अगर मैं बात करूं आठवें प्रश्न का, किसकी बात करूं? आठवें प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? बताइए, दोनों में घटित नहीं होती है। तो प्रकाश एवं ध्वनि की अगर बात होगी तो दोनों में घटित होने का नहीं बोलेगा तो ध्रुवन बोलेंगे, क्योंकि ध्रुवन के ही घटना के कारण अनुप्रस्थ होते हैं प्रकाश में। समझ गए? यही बात हम ऊपर पढ़े थे, इसलिए यहाँ पे भी ध्रुवन होगा। तो दोनों में नहीं होगा, ध्वनि भी आएगा तो ध्रुवन नहीं होगा। याद हो गया? अगर मैं बात करूं और नौवें प्रश्न का, इसमें ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से, अगर मान लीजिए प्रकाश जो है वो चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटना या लौट रहा है, तो उस घटना को क्या कहेंगे? तो जैसे ही जाएगा और लौटेगा तो परिवर्तन हो गया ना, है कि नहीं? तो प्रकाश का प्रवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए नौवें प्रश्न का, वो सही लगाए। अच्छा, ये बात है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि प्रकाश में ध्रुवन की, देखिए, घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग कैसी है? अरे भाई, अभी ऊपर बढ़े, अनुप्रस्थ तरंग होती है। भूलिएगा नहीं, सिर्फ सुनिए, याद तो मैं करवा ही दूंगा, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। ये हमेशा याद रखिएगा स्लोगन मेरा। 11वां प्रश्न की बात करें तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? अब लीजिए, ध्रुवन की घटना
से सिद्ध हुआ कि भाई अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, है ना। और ध्रुवन के घटना से ही पता भी ध्वनि का भी चलेगा, याद रखिएगा। लेकिन कैसे, बाद में चलेंगे, उस पे पढ़ेंगे तब। अभी प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश को जानते हैं। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो ज्ञात करने वाला व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। प्रभाव का तो पता हो गया, सिद्ध करने वाले व्यक्ति का नाम पता हो गया। अब लेकिन प्रकाश के वेग की बात कर रहा है, किसकी? वेग की। और वेग का ज्ञात कौन किया? प्रकाश का वेग को ज्ञात कौन किया? ये सवाल है। तो बताइए 11वां प्रश्न क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, रोमर हैं। कौन है? रोमर। चलिए, ये भी बात है, याद करते जाइए, ध्यान दीजिए। जो जो जिस चीज पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन पता है आपको, सब पढ़े हुए हैं, आज इतने दिनों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, कई लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि भूल गए, लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है, इसके कारण जो है थोड़ा सा टिक लगाने में गलती हो जाए। वही चीज पे तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि क्या क्या सवाल बन रहा है। ये पढ़ के गए ना, प्रकाश से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सिर्फ क्वेश्चन को जो मैं पॉइंट करवा रहा हूँ वो सुनिएगा। अगर मान लीजिए प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, देखिए यहाँ पे वेग का ज्ञात करने वाले कौन थे? रोमर। अब प्रकाश का वेग का ज्ञात कर दिए रोमर जी, तो प्रकाश से वेग का संबंधित प्रश्न तो आएंगे, अवश्य आएंगे। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम जब भी होगा तो वो हमारे निर्वात में ही होगा। समझ गए? ध्वनि से निर्वात को कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रकाश को है निर्वात में, याद किया, निर्वात से। चलिए 13वें प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए, जल, कांच, हीरे। जल में, कांच में, हीरे में प्रकाश की चाल इसी तरह देखिएगा, जल, कांच, हीरे में ध्वनि की बात होगी, उसी तरह जैसे अभी प्रकाश की बात हो रही है। तो बताइए, जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल बताइए, स्पीड बताइए, क्रम में बताइए। तो आगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जल, कांच और हीरा, यही क्रम होगा, हमेशा फिक्स रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे घुमा दे तो हीरा, कांच, जल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 14 प्रश्न क्या है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, बता सकते हैं? तो लगभग जो है पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी 1.3 सेकंड से देखिए 1.28 सेकंड लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गए। ठीक है, ये ज्यादा फिक्स रहेगा 1.3, और 3 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी जगह 15वां प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय अगर पूछे, लगने वाला समय, तो हम बताएंगे 8.20 मिनट बता दीजिएगा। मतलब 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यहाँ पे तो है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा 8 मिनट 18 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 8.18 हो जाएगा। क्लियर? तो भूलिएगा मत। अगर आपसे पूछे 16वां प्रश्न, प्रकाश की, अब लीजिए प्रकाश की चाल पढ़ लिए, प्रकाश की अब गति भी है, तो गति बताइए क्या होगा? गति पता है, ऐसे तो 3 लाख समथिंग बताया जाता है, लेकिन क्या होता है कि 3 तो होगा ही, इस पे 8 है, 10 पे कितना है? 8 है, तो 8 0 कर दीजिए, हो गया। तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 गुने 10 पे पावर 8 ms हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। चलिए, ये भी क्लियर, सब समझ गए? नहीं समझे? चलिए यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो हम बताते हैं किरीट, कोरोना दिखाई देता है, कोरोना का भाग दिखाई देगा। समझ गए? अच्छा, ये बात है। 18वां प्रश्न बताइए, 18वां प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। देखिए, अगर पूछे सूर्य ग्रहण की बात करें तो हम जानते हैं कि 7 मिनट 30 सेकंड या 29 सेकंड देता है, तो यहाँ पे तो है नहीं, सेकंड में दे दिया है, तो 460 सेकंड सही मानेंगे। ठीक है, ये भी है। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण तब होता है, तो जब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा बीच में होगा। कब बीच में होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा तभी होगा। क्लियर हो गए? और मान लीजिए चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब हमारा 20वां प्रश्न देख लीजिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण घटित जब भी होगा तो वो पूर्णिमा के दिन होगा। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब हमारा पृथ्वी और चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब पृथ्वी मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। देखिए, सूर्य जहां पे है वहीं पे रहेगा, सूर्य इसे बना लीजिए चाहे इसे बना लीजिए, रहेगा एक ही जगह पे। ध्यान रखना होगा कि अगर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सीखना है तो जैसे मान लीजिए, आज भूलना नहीं है, सिखा देते हैं। मान लीजिए सूर्य ग्रहण की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि सूर्य तो अस्थायी रहेगा, सूर्य बेचारा कहीं नहीं जाएगा, सूर्य को कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, अब घूमेगा कौन? तो पृथ्वी और चंद्रमा घूमेगा, ये जरूर ध्यान रखिए। तो सूर्य बेचारा एक जगह फिक्स है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब अगर मान लीजिए इधर पृथ्वी है
और बीच में हमारा चंद्रमा आ जाए मान लीजिए छोटा वाला, तो ये लग गया हमारा सूर्य ग्रहण। अगर मान लीजिए चंद्रमा बीच में आ जाए तो लग जाएगा सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया। अगर यही मान लीजिए कि क्या मान लीजिए कि एक तरफ सूर्य है, एकदम सूर्य फिक्स है, हम इसे हिलने नहीं देंगे। अब मान लीजिए हमको चंद्रमा कर दिया, इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में हम पृथ्वी को डाल दिया, अपना पृथ्वी को, अर्थ को, तो अब लग जाएगा चंद्र ग्रहण, क्योंकि हम अपना सूर्य के बीच में और चंद्रमा के बीच में मैं पृथ्वी खड़ा हो गया हूँ, मतलब चंद्र ग्रहण। समझ गए ना? बोलिएगा नहीं। तो ये पूर्णिमा के दिन लगता है, ये हम जान गए। चलिए अब बात करते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जब चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है तो अमावस्या के दिन ही भाई क्या होगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। ये भी बात है। अगर बात करें हम 22वां प्रश्न का, तो पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो एक ही कारण है, वो कारण आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं 23वां प्रश्न, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? बताइए, अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर मान लीजिए गिलास हो, गिलास में पानी हो और पानी में अगर कोई सिक्का डाल दीजिए, लकड़ी डाल दीजिए, मछली डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ा ऊपर दिखाई देता ही है ना? कोई भी पानी में भी चीज डालिएगा और अगर ऊपर से देख रहे हैं साफ पानी है, दिख रहा है, तो आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता ही है ना? तो ये कारण क्या है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अगर महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में भी आप देखे होंगे कि मछली की आंखों में तीर मारना होता है तो अर्जुन जो है थोड़ा हट के मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि पानी से थोड़ा क्या रहता है? वास्तविक गहराई से ऊपर रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो अपवर्तन से ही संबंधित है। क्यों? क्योंकि देखिए बता देते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, मान लीजिए विरल माध्यम से गुजर रही है, एकदम आराम से ऐसे गुजर रही है और संगहन माध्यम की ओर जाती है, मतलब और भी गहराई की ओर कहिए कि जा रही है, ठीक है, मतलब एकदम अंधेरे की ओर जा रही है, तो क्या होगा? तो आप जान लीजिए अविलंब की ओर झुकी हुई दिखेगी आपको, या झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? जैसे पानी वाला कहानी सुने ना कि पानी के अंदर अगर मछली है, छड़ी है, तो टेढ़ी मुड़ी हुई दिखेगी, मछली थोड़ा ऊपर दिखेगा, तो वही तो विरल माध्यम से संगहन माध्यम बता रहा है कि भाई अविलंब से झुकी हुई प्रतीत होगी, मतलब इसमें भी अपवर्तन दिखेगा आपको। अब लाइट जलाइए तो दिखेगा, है कि नहीं? तो विरल माध्यम से संगहन माध्यम में जाती है तो उसे अविलंब की ओर झुकी दिखाई देती है या झुक जाती है। समझ गए? यही क्वेश्चन को सिर्फ इधर से उधर कर दिया है, समझ गए ना? बस ध्यान रखिएगा। अब इसको समझाने के लिए अगर मैं नहीं समझा पाए तो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, चेक कमेंट बॉक्स में। 26 क्वेश्चन नंबर है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। अब सोचिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की बात हो रही है, जैसे मैंने परिवर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, उसी तरह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो जब प्रकाश कब जाएगा? जब आपको 26वां प्रश्न का ए दिखेगा, हीरे से कांच में जाएगा, मतलब हीरे से कांच में जो है प्रकाश जाता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। देखते हैं ना? अब ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं समझे तो और समझा देते हैं। जैसे 27वां प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का कारण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है पता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही भी बनता है, लेकिन इंद्रधनुष बनने का कारण बताइए क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तो हम समझ गए भाई कि हीरे से कांच में। अब इंद्रधनुष बनने का कारण बताइए। तो इंद्रधनुष बनने का कारण हम जानते हैं कि बारिश जब होती है तो कभी कभी जो है इंद्रधनुष हमको दिखता है, जब बारिश खत्म हो जाती है थोड़ी सी धूप उगती है तो, है ना? तो हम जानते हैं। लेकिन अब बताइए 27 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। और सही बात है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब होगा तो कई प्रकार के रंग निकलेंगे, कई प्रकार के रंग उभरेंगे, जैसे आपके जीवन में उभरने वाली है। अगर मान लीजिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जॉब हो जाती है, तो आपके जीवन में रंग होगा, उभरेगा, परिवार खुश, फैमिली खुश। अब बात करते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा उदाहरण का मतलब समझ में आया?
मिराज जिसे बोलते हैं। मिराज मतलब समझ में आया? जैसे मान लीजिए अब तो जैसे राजस्थान में ज़्यादा होता है, जहाँ पे रेगिस्तानी क्षेत्र है तो लगता है कि वहाँ पे पानी है, जाओ, वहाँ पे जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पे पानी आपको दिखेगा नहीं। अब तो रोड भी इतने अच्छे बनाने लगे हैं कि रोड पे भी आप चलिएगा ना तो लगेगा कि आगे पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। उसी को बोलते हैं मृग तृष्णा। और ये किस कारण होता है? तो यही तो है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही तो होता है। और क्या जानते हैं, है कि नहीं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हमें मृग तृष्णा, मिराज दिखता है। समझ गए? एक तरह से वो दिखता जो है वो वास्तविक सच नहीं है। यही दुनिया भी है, जो आपको दिख रहा है वो आपका नहीं है। तो आपको स्वयं को पहचानिए और स्वयं को चीनिए और आगे बढ़िए। समझ गए? रोकने वाले हजार होंगे लेकिन संभालना सिर्फ स्वयं से है, कोई संभालने वाला नहीं है। अगर आप अकेले आए हैं, अकेले जाइएगा तो अकेले ही खड़ा भी होना होगा। और आप खुश रहिएगा तभी आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। तो आप प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोप जो होता है, जो हमारे पेट का, शरीर के अंदर का जो अंग का अन्वेषण करता है, चेक करता है, पता करता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, जिसे हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। ये किस पे आधारित है, कैसे बना है, यही सवाल है ना। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का परिघटना के कारण हुआ है। समझ गए? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के परिघटना के आधार पर हुआ। चलिए ये भी बात सत्य है। 30वां प्रश्न की बात करें, पता है प्रकाशीय तंतु में जो है किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है बताएंगे? 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। ये सब चर्चा करते चल जाएंगे। अगर मैं बात करूं, 31वां प्रश्न है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या करेगा? मतलब सूर्य से प्रकाश जो निकलता है या सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन जो हो सकता है वो क्यों होता है? यदि प्रकाश क्या करेगा, या प्रकाश कहां से गुजरेगा? तो कांच से वायु में जाएगा तभी होगा। समझ गए? तो जैसे सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन से पूछे तो कांच से सूर्य में जाएगा, ऐसा टिक लगा के चलाइएगा। अब यहाँ पे 32वां प्रश्न है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। मतलब चटका हुआ मतलब जैसे कि थोड़ा सा मारिएगा तो फूट जाता है, फूटा जैसा, दरार जैसा दिखेगा, उसी को चटका बोल रहा है। तो चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, किस कारण होता है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के ही कारण दिखता है, अन्यथा नहीं दिखता। चलिए ये भी बात है। अब बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंगों जो है दिखाई देता है या कितने रंग के होते ही? तो हमें इंद्रधनुष जो है हमारा 7 दिखता है। इससे ज्यादा इजी क्या सवाल पूछेगा, तो इसको हटा दीजिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 34वां प्रश्न की बात करें, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? आकाश नीला क्यों दिखता है बताइए? तो नीला यही कारण दिखता है कि वहां पे क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन होगा, अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं, प्रकीर्णन बताइएगा, क्योंकि रंगों का क्या बोलते हैं, समन्वय। 35 क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो देखिए प्रकाश के, अगर मान लीजिए वायुमंडल में जो प्रकाश है, प्रकाश जो फैला हुआ है वायुमंडल में, उसका कारण क्या है बताइए? किस कारण आपको कलरफुल दिखता है कभी कभी बताइए? कभी व्हाइट, कभी ब्लू, कभी कुछ, कभी बादल जैसा, बताइए क्यों? तो ये इसका कारण एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। धूलकण के कारण हमारा जो है प्रकाश विसरण होता है, मतलब कई रंगों में दिखता है आपको, या कई रंग जो बिखरते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर है कि अंतरिक्ष यात्री को 36 क्वेश्चन नंबर है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? अगर अंतरिक्ष में आप गए हैं तो आपको पता है बाहरी आकाश जो है कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा, कुछ नहीं दिखता है, शून्य काला, जो हमें रंग बिरंगे दिखते हैं ना, ऊपर से देखे तो काला ही दिखेंगे, है ना? समझ गए? 36 का आंसर का जवाब जो दिए सी। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, उगते एवं डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल प्रतीत क्यों होता है? जब सूरज उगेगा तो भी लाल दिखता है ना, जब हम लोग नमस्कार करते हैं उसे, और डूबता है तो भी नमस्कार करते हैं। तो बताइए क्यों सूरज क्यों प्रतीत होता है लाल? तो ये लाल होने का कारण है बी, क्यों? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? कमेंट बॉक्स में कीजिए, फेमस है क्वेश्चन।
सबसे ज्यादा लाल का। अगर बात करें सबसे कम लाल का होता है, सॉरी सबसे ज्यादा मैंने बोल दिया, क्षमा चाहते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लीजिए विक्षेपण की बात हो गई, प्रकीर्णन विक्षेपण, अब रंग का विक्षेपण की बात करें, अधिक होता है इंद्रधनुष में, सबसे ज्यादा रंग बिखेरता है, बताइए विक्षेपण करता है। 38 का आंसर का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए बैगनी, हाँ, और लाल बहुत कम, समझ गए। अगर चलिए अगर बात करें 39 क्वेश्चन नंबर का, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? हीन, धुदित हीन मतलब धूलकण जैसा, समझ गए, धुंधला टाइप का, धुदित बोल दिया है, धुंधला टाइप का होता है, क्यों? सूखा बालू चमकीला होता है, चमकता है, लेकिन भीग जाएगा ना, भीग जाएगा पानी से बालू तो आपको धुंधला टाइप का दिखता है, मतलब उसमें लाइट वाइट नहीं चमकता है, क्यों? इसका कारण पता है? आप जानते हैं इसका कारण परावर्तन है, परावर्तन के कारण ही होता है। चलिए अगर बात करें 40वां प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम है, बताइए। 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण होता है। और सही बात है, साबुन से अगर पतला झाग अगर निकल रहा है, झाग में चमकीला रंग दिखता है, कई रंग दिखते हैं, वो कारण है परिवर्तन के कारण है और व्यक्तीकरण के कारण होता है, बस इतना जान लीजिए। तो ज्यादातर परिवर्तन ठीक लगा के आ जाएगा अगर रहेगा तो। अगर बात करें 41 क्वेश्चन नंबर है कि कार में दृश्यावलोकन, कार में जो दृश्यावलोकन करना है, देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए हम लोग अवलोकन करते हैं, के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? मतलब दृश्यावलोकन मतलब देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, या गाड़ी आ रही है तो किधर है, कैसे है। तो कार में अगर दृश्यावलोकन की बात करेगा तो टिक लगाइएगा, दृश्यावलोकन मतलब देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए, गाड़ी आ रही है किधर साइड में जाए नहीं जाए, तो बताइए उसके। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, समझ गए। चलिए साइड मिरर को दृश्य अवलोकन बोल दिया। 37 क्वेश्चन नंबर का अगर बात करें तो जिसका हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इसका सबसे कम होता है, किसका? लाल रंग का। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, ये हम जानते हैं। और पता है सबसे अधिक किसका होता है प्रकीर्णन? तो हम जानते हैं वो हमारा बैगनी कलर का होता है। किसका? बैगनी का, ठीक है, बैगनी रंग का होता है, ये भी जान गए। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा पूछ दे आपसे कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो तरंगदैर्घ्य पूछे, वेवलेंथ पूछ दे, तो आप बताइएगा सबसे अधिक होती है। और यही अगर पूछ दे कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम कहाँ होती है, तो बैगनी को टिक लगा दीजिएगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि ये प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य के क्या है, व्युत्त कर्मानुपाती है, उल्टा पुल्टा है, ठीक है, विपरीत है, ये हो गए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, समझ जाइए, और प्रकीर्णन अगर पूछे तो बैगनी रंग का अधिक होगा, और यही रंग लाल रंग का अगर तरंगदैर्घ्य पूछे तो सबसे अधिक होगा, और प्रकीर्णन सबसे कम होगा लाल में। दोनों क्लियर कर दिया मैंने। चलिए और ये भी जान लीजिए कि इंद्रधनुष में अगर वर्ण विक्षेपण पूछेगा अधिक तो हम बैगनी, और कम रहेगा तो लाल, बस यही ध्यान रखना होगा। 42 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर है कि मोटर कार में जो है पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? जैसे कि हम उत्तल दर्पण का प्रयोग किए साइड मिरर के हिसाब से, जिसे दृश्य अवलोकन के लिए, देखने के लिए कि पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसे साइड देना है कि नहीं देना है, उसके लिए, ठीक है। अब पास दृश्य का मतलब होता है कि दूर जो गाड़ी है जो आगे चल रही है उसे देखने के लिए, या दूर की जो गाड़ी है वो पास दिखे थोड़ा, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, वही पास दृश्य, समझ गए। पास ऐसे बोल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मान लीजिए आपसे 43 क्वेश्चन पूछे, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, दांत का जो डॉक्टर होता है वो कौन सा दर्पण यूज करता है? डायरेक्ट सवाल आपसे यही पूछ रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। तो आपका अगर नजदीक देखना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग कर। 44 क्वेश्चन नंबर देखिए, 44 क्वेश्चन नंबर है कि कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार के हेडलाइट में अगर पूछे किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, 44वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। पूरा नाम अगर बोला जाए तो परवल, क्या बताइएगा, परवल व्याकार अवतल दर्पण, तो इतना नहीं पूछेगा, अवतल दर्पण ठीक लगाइएगा, यही ऑप्शन रहेगा। अगर आपसे पूछे 45 क्वेश्चन नंबर दाढ़ी बनाने के लिए जो है काम में लेते हैं, तो हम जानते हैं दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। 46 क्वेश्चन नंबर, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? बहुत इजी है, तो पीछे देखने के लिए साइड मिरर से देखते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सोचना है ही नहीं,
बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए ये सब आपको टिक लगाते जाइएगा, लग रहा होगा इजी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है। मानव के जो आंख है, हमारा जो आंख है, डायरेक्ट सवाल सुनिए, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। हमारे रेटिना पे, आंखों के रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा बताइए। 47 का तो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक और उल्टा बोलिए, वास्तविक तथा उल्टा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 48 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिए कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। अगर मान लीजिए दो समानांतर अगर समतल दर्पण है ना, तो आप अगर अपना चेहरा देखिएगा ना तो अनेक दिखेगा, कई प्रकार के, अनंत है, कोई सीमा नहीं होता। प्रश्न 49वां प्रश्न है कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हम बताएंगे 3 ही बनेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे पूछ रहा है और मोमबत्ती जल रहा है तो 3 होगा। अगर दो समानांतर रहता और तो अनंत दिखता। समझ गए, याद रखिएगा। चलिए हम बताते हैं 50वें प्रश्न की बात करते हैं। 50वां प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर है, अनंत मतलब 60 डिग्री के कोण पर है, तो बीच में खड़े हो तब उसे कितना प्रतिबिंब दिखेगा। अगर मान लीजिए 60 डिग्री के कोण पे हमारा आईना है और आप बीच में खड़े हो जाइए दो समतल दर्पण के बीच, तो आपको कितना दिखेगा, प्रतिबिंब कितना बनेगा आपका बताइए। तो हम बताएंगे 5 बनेगा। समझ गए, 60 डिग्री पे होगा लेकिन बीच में आप खड़े हैं, दो अगर है तो, ठीक है, तो आपका 5 बनेगा। अगर 90 डिग्री के कोण पे है और मोमबत्ती चल रहा है, समझ गए, दो दर्पण के बीच, तो 3 ही बनेगा। कितनी, 90 पे 3 और 60 पे 5, तो इसी तरह 40 पे और बनेगा। अगर बात करें 51, अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस क्या होता है बताइए। तो अभिसारी लेंस किरणें एकत्रित करता है। क्या करता है, किरणें एकत्रित करता है। चलिए किरण को क्या करता है, जमा करता है, तो अभिसारी लेंस होता है। 52 क्वेश्चन है, अपसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है। अभिसारी लेंस किरण को जमा करता है, अपसारी लेंस क्या करता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए किरणें फैलाता है। तो अपसारी लेंस पूछेगा तो किरण को फैलाएगा, प्रकाश को फैलाएगा। अब अपसारी लेंस है जो कि किरण को जमा करेगा, एकत्र करेगा। ये भी याद रखने की चीज है। अगर 53 क्वेश्चन नंबर पूछे कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो इसमें किस कारण करता है बताइएगा। यह पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस की भांति करता है। किसकी भांति करेगा, अवतल लेंस की भांति करता है। चलिए ये भी बात है। अगर मैं बात करूं 54 क्वेश्चन नंबर की, तो 54 है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर अगर वायु का बुलबुला पूछे व्यवहार करता है तो कैसे करता है बताइए। 54 का तो सी अपसारी लेंस जैसा करता है। क्या करता है, अपसारी जैसा लेंस जैसा करता है। अगर 55 पूछे कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक अगर पूछे 55 क्वेश्चन नंबर का पूछे तो आप बताइएगा, क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर की तरह। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे डायोप्टर, ठीक है ना, टिक लगा दीजिएगा। अगर आप पूछे 56 के धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता देखिए, प्रकाश डायोप्टर, हम समझ के प्रकाश की क्षमता की पूछ दिया तो डायोप्टर लगा दिए। तो धूप में चश्मा जो बनाया जाता है कितने डायोप्टर का बनाया जाता है बताइए, कि भाई धूप में आप चल सकते हैं बताइए। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए 56 का ए होगा, 0 डायोप्टर। सही बात है, जो चश्मा हम लोग धूप से पहनते हैं 0 डायोप्टर का होता है। 57 है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है। अगर उत्तल लेंस है आपके पास और उसे पानी में डुबा दीजिए तो क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी बताइए, उसकी पावर क्या होगी, उसकी शक्ति क्या होगी, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए घट जाती है, पानी में डूबेगा तो घट जाएगा ना, धुंधला दिखने लगेगा। 58 क्वेश्चन नंबर है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रिज्म से एक सूर्य का प्रकाश मान लीजिए गुजर रहा है तो उसकी किरण जो है बिखर जाता है और कई रंगों में बदल जाता है। ये क्यों बदल जाता है, क्या कारण है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। मतलब अब मान लीजिए प्रिज्म से गुजरेगा तो कई रंगों में बदल जाता है ना, इसलिए विचलन हो जाता है, भटक जाता है बेचारा। 59 क्वेश्चन नंबर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। सोचिए सफेद जो कलर है, सफेद में मिला के और कलर बनाया जाता है और सफेद कलर को सोचिए मिला बनाने के लिए कितने कलर मिलेंगे बताइए। व्हाइट कलर बनाना है तो इसके लिए बनता है 59 क्वेश्चन नंबर का जवाब डी 7 रंग। सातों रंग होगा मिलके बनेगा सफेद रंग, है ना। 60वां प्रश्न, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित
होता है। ना जानिए कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो वर्ण जो है सबसे अधिक होगा, विचलित होगा। तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 60वां प्रश्न का बी, बैंगनी कलर। जैसे ही वर्ण की बात होगी तो बैंगनी, अगर कम की बात होगी तो लाल, है कि नहीं? चलिए, अगर बात करें 61, सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम किसका होगा? लाल का होगा। इसमें सोचना ही नहीं है क्योंकि अभी जस्ट ऊपर हम पढ़े हैं। अगर 62 क्वेश्चन नंबर की बात करें, प्राथमिक रंग कौन-कौन है से हैं? ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार हर एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या पुलिस का कोई एग्जाम हो या आपका एनटीपीसी हो, सब में पूछता है। प्राथमिक रंग कौन-कौन सा है? तो हम 3 ही रंग जानते हैं जो कि प्राथमिक रंग में रखा जाता है, वो भी लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला जो है हमारा प्राथमिक रंग है। अगर बात कर लीजिए 63 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, तो प्रकाश के वर्ण क्रम, तो जो वर्ण होते हैं क्रम में निम्न में किसका तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम है? अब तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात करेगा तो हम बताएंगे बैंगनी का, और सबसे कम जो है न्यूनतम मतलब कम बैंगनी का, और सबसे ज्यादा लाल का। ये भी ध्यान रखना होगा। 63 का आंसर का जवाब बताइए, सही लगाए, सी सही लगाए। अगर 64 क्वेश्चन नंबर अगर पूछे कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है, तो अधिकतम पूछे तो आप लाल लगा दीजिएगा। तरंगदैर्घ्य अधिक पूछेगा तो लाल, अगर कम पूछेगा तो बैंगनी, अगर वर्ण पूछेगा सबसे अधिक तो क्या लगाएगा? बैंगनी। चलिए 65 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगाया हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। हरा विद्युत बल्ब है तो मतलब दीवार कुछ ऐसा होगा तभी तो लाल दिखेगा, तो दीवार कैसा होगा बताइए? यही पूछ रहा है आपसे, घुमाया क्वेश्चन सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी, काले रंग का दीवार और बॉल हरा तभी हमारा वस्त्र भी दिखेगा लाल। समझ गए? अगर मान लीजिए 66 पूछे, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखेगा। अगर लाल कांच है आपके पास और मान लीजिए जला रहे हैं, तो जलाइएगा जब गर्म करिएगा तो वो किस कलर का दिखेगा? तो वो आपको अच्छे से पता है किस कलर का दिखेगा, तो हरा कलर का दिखेगा। जब जलता है तो हरा कलर का निकलता है ना, याद रखिएगा। 67 की बात करेंगे तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य द्वारा ही निश्चित होता है, नहीं तो नहीं होगा। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कितने रंग होंगे? तो हम सूर्य की किरण की बात हो रही है, सूर्य सन की बात हो रही है, तो 7 रंग होगा। आपका इंद्रधनुष कहाँ निकलता है? 7 रंग, वही दिखेगा। ऐसे याद कर लीजिए। 69, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई? अरे कितना बार पढ़ेगा, काला दिखाई देगा आपका। वायुमंडल ना होगा तो काला ही नहीं दिखेगा, और क्या दिखेगा? कोई मतलब है? ठीक है। अब या अंतरिक्ष पे जाके आप देखिए तो काला ही दिखेगा, या वायुमंडल नहीं हुआ तो काला ही दिखेगा, यही बात है। चलिए 70 प्रश्न की बात करते हैं कि जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। परिणामी रंग क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी, सफेद होगा। ठीक है, क्या होगा? सफेद होगा। क्लियर होगा। अगर 71 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग जो है आंख की रेटिना की तरह काज करता है? तो आंख की रेटिना की तरह काज करेगा। 71 का आंसर का जवाब दीजिए, तो डी होगा, फिल्म। क्या होगा? फिल्म। किसकी? 72 क्वेश्चन नंबर। तो 72 क्वेश्चन नंबर है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में अगर लेंस का उपयोग बताए तो कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। 73 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? बताइए 73 का, तो डी होगा, रेटिना पर। किस पे? रेटिना पर। 74 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब अगर पूछे तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक एवं उल्टा होगा, ये ध्यान रखना होगा। अगर बात करें 75, तो आंख के किस भाग द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो नियंत्रित होती है अगर पूछे 75 का आंसर का जवाब, तो ऑप्शन नंबर सी, आइरिश। क्या होगा? आइरिश। चलिए 76 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 76 क्वेश्चन नंबर है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित किया जाता है? क्या किया जाता है? प्रतिरोपित किया जाता है। तो नेत्रदान करने वाले जो दाता होते हैं वो कौन सा भाग देते हैं आंख का? बताइए, दान करते हैं तो सिंपली अच्छे से जानते हैं, कॉर्निया देते हैं।
ठीक है, कॉर्निया देते हैं। ये देखिए आँखों से क्लियर कर लीजिए कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है, वो बताइए कौन-सा नियंत्रित करता है? मान लीजिए आपकी आँख पे हम लाइट मार दिए, तो कंट्रोल कौन करता है? उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम आइरिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिश बोलते हैं। कंट्रोल करने वाले आँख पे जो लाइट आता है उसका कंट्रोल कौन करता है? आइरिश। अगर दान दिया जाता है तो कॉर्निया। और रेटिना का क्या काम है? वो वास्तविक उल्टा जो है छवि बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। यही काम है ना? बताइए। अब मान लीजिए 77 प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर पूछे कितनी होती है? न्यूनतम दूरी पूछे कि कितनी होती है, तो 77 का ए होता है 25 सेमी होता है। तो इसका जो है आंकड़ा 25 सेमी। 71 क्वेश्चन 78 और 79 दोनों क्लियर कर लीजिए, सुन लीजिए कैसे बताता हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखे, अब दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा तो मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है ना, जो चीज आपको दिख रहा है वही बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। जो चीज आपको दिख रहा है वही बीमारी है, मतलब कि दूर की वस्तु नहीं दिख रही वो बीमारी नहीं है। नजदीक की वस्तु आपको क्यों दिख रहा है भाई, दूर का क्यों नहीं दिख रहा है, तो ये बीमारी है। तो दूर का वस्तु नहीं दिख रहा, नजदीक का वस्तु दिख रहा है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। ये क्लियर हो जाइए, समझ गए? मतलब दूर की वस्तु अगर नहीं दिखा तो दूर दृष्टि नहीं, निकट दृष्टि दोष है। अगर पूछे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति हैं चश्मे का प्रयोग करते हैं, अगर निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन से चश्मे लगाएंगे, क्यों बताइए? कौन से चश्मे लगाएंगे? तो यहाँ पे 79 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। क्यों लगाएंगे अवतल लेंस? क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, मतलब इनको नजदीक वाला वस्तु दिखता है, दूर वाला वस्तु नहीं दिखता, इसलिए उत्तल के जगह पे अवतल लेंस लगेगा, क्योंकि अवतल लेंस दूर की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष बोला जाता है कि भाई नजदीक वाला दिख रहा है लेकिन दूर वाला वस्तु नहीं दिख रहा है, तो अवतल लेंस लगा लीजिए, तभी तो हम बताएंगे कि हाँ नजदीक का दिख रहा था, दूर के लिए हम अवतल लेंस दिए। क्लियर हो गए? तो निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु ना दिखता है और नजदीक की वस्तु दिखता है, जो दिखता है वही बीमारी है, जो नहीं दिखता वो बीमारी नहीं है, यही कहने का मतलब है। 80 प्रश्न क्वेश्चन देखिए, और दूर दृष्टि दोष मान लीजिए हो जाए तो मतलब दूर की वस्तु दिख रही है, नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही है ना? यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब निकट की वस्तु आपको दिख ही नहीं रही है और दूर की वस्तु आपको दिख रही है, इसलिए दूर दृष्टि दोष बोले। तो बोले ना कि जो दिखता है वही बीमारी है। 81 क्वेश्चन नंबर है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गए? कितना? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा तभी हो पाएगा। अगर बात करें 82 क्वेश्चन नंबर है कि वर्णधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो जिसको वर्णधता है, तो वर्णधता मतलब होता है जेनेटिक, जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो पारिवारिक होता है, तो इसमें कोई लेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कोई उपाय नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलिए ये क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूं 83 क्वेश्चन नंबर, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष अगर पूछे कि है तो इसका उपचार क्या है? अब जरा दृष्टि दोष है, बताइए क्या है? 83 का अगर पूछे सवाल तो आप बता दीजिएगा सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये भी खत्म। अगर पूछे 84 क्वेश्चन नंबर, अविंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, अविंदुकता के उपचार के लिए बताइए, जरा दृष्टि दोष, उत्तल दर्पण। अब बताइए इसका 84 का आंसर का जवाब दीजिए, तो डी होगा। बेलनाकार लेंस एक होता है उसका उपचार होता है, तो ये सब सवाल नहीं पूछेगा, हाँ ये सवाल पूछेगा। मायोपिया, देखिए मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, ये दो होते हैं, हाइपर माइट्रोपिया, अमायोपिया, ये दोनों जरूरी है। क्यों? क्योंकि 85 क्वेश्चन और 86 क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनिए। क्योंकि जैसे हम ऊपर पढ़े दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, तो उसी का नाम है मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया। तो अगर मायोपिया बोले तो मायोपिया से कौन सी बीमारी होने की संभावना है, उसका नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम अगर बोले तो आप क्या बताइएगा? यही पूछना है कि मायोपिया का मतलब क्या है, तो इसका दूसरा नाम बताइए, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है जिसे हम बोलते हैं मायोपिया। अगर हो सकता है निकट दृष्टि दोष की जगह पे मायोपिया दे दे तो समझिएगा निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है। और मायोपिया और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि दूर की वस्तु आपको नहीं दिख रही है, नजदीक की वस्तु दिख रही है, तो निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
अब 86 क्वेश्चन नंबर को देखिए, हाइपर माइट्रोपिया, यहाँ पे मिट गया है माइट्रोपिया जो है का अर्थ क्या होता है? तो हम जान गए कि मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, तो हाइपर माइट्रोपिया का मतलब दूर दृष्टि दोष, इसमें सोचने की बात है ही नहीं। और दूर दृष्टि दोष मतलब कि नजदीक की वस्तु नहीं दिख रहा है, दूर की वस्तु दिख रहा है, समझ गए? तो दूर दृष्टि दोष, और इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को दूर दृष्टि का दूसरा नाम पूछे तो हाइपर माइट्रोपिया। चाहे ये भी पूछ दे मायोपिया का बताइए और हाइपर माइट्रोपिया का मतलब बताइए, तो आप अभी हम पढ़ लिए, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको याद हो गया होगा तब। 87 क्वेश्चन नंबर है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं जो है देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मान लीजिए 25 से भी लगभग बताता है कि आप देख सकते हैं, ठीक है? तो अब बताइए 10 मीटर देख रहा है, 10 मीटर से अधिक देख ही नहीं सकता है, तो ये बताइए कौन सी बीमारी है? अब बताइए 10 मीटर से अधिक की दूरी को देख ही नहीं सकता, कौन सी बीमारी होगा बताइए? अभी जस्ट हम लोग पढ़े, तो ऑप्शन नंबर सी मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखा रहे तो निकट दृष्टि दोष हुआ ना जी। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया, बात खत्म। जो कि 10 मीटर 25 से ज्यादा देखता तो सही था, नजदीक का वस्तु कम हो जाता। चलिए अब बात करते हैं 88। अब लीजिए आ गया, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? अब लीजिए 10 मीटर तक ही नहीं देख पाता है, जो हम बोल देते हैं निकट दृष्टि दोष, है ना? और यहाँ पे क्या बोला? 1 मीटर से कम। अब 1 मीटर से कम मतलब कि ये तो बहुत गड़बड़ है, मतलब दूर की वस्तु इसको दिख रहा है, नजदीक की वस्तु नहीं दिख रहा है, नजदीक की वस्तु नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष लग गया, क्योंकि नजदीक की ही वस्तु इसको नहीं दिखा, दूर की वस्तु दिखा। जो दिख रहा है वही बीमारी है, यही याद रखना है, समझ गए? ये सिद्धांत पे चलिएगा, जो दिख रहा है वही बीमारी है। मतलब दूर की वस्तु दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिख रहा है मतलब निकट की वस्तु जो है दिख रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वही होगा आंसर। तो नजदीक का अगर दिखेगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर का दिखेगा तो दूर दृष्टि दोष, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है? तो आप समझ गए? तो दूर दृष्टि और दूर दृष्टि का बताइए दूसरा नाम अगर पूछते तो हाइपर माइट्रोपिया बताइएगा। हाइपर मेट्रोपिया या माइट्रोपिया बोला जाता है। चलिए जो दिख रहा है वही बीमारी है, ये सिद्धांत बना के चलिए। 89 दूरबीन क्या है? दूरबीन क्या है मतलब टेलीस्कोप क्या है बताइए? तो टेलीस्कोप से क्या है कि दूर की वस्तु को हम नजदीक करके देखते हैं, यही ना? यही है ना 89 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को देखी जा सकती है, मतलब नजदीक थोड़ा महसूस कर सकते हैं आप। अगर बात करें 90 प्रश्न के, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अगर घड़ी जो है बनाते हैं, जो घड़ी वाले दुकान में जाइएगा तो घड़ी को नजदीक से देखने के लिए जो छोटा छोटा पुर्जा उसका सामान जो होता है उसको देखने के लिए जूम करता है, जूम के लिए कौन सा लेंस लगाएगा बताइए? तो उसके लिए एक आता है, उसका नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी आवर्धक लेंस कहा जाता है। आप इसे अवतल लेंस के रूप में भी बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा देखने के लिए तो अवतल लेंस का ही इस्तेमाल करेगा, यही बोलिए। ठीक है, आवर्धक लेंस इसका बना होता है, देखिए डिजाइन होगा, आंख में लगाया जाता है। 91 क्वेश्चन नंबर है कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाएं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेगा ये बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ही उपयोग करेगा, ये भी जान लीजिए। आगे बात करेंगे हम लोग, ये सब सवाल उतना नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये सवाल पूछ सकता है, क्योंकि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका हम उपयोग करते हैं, जो कि प्रकाशिक यंत्र बोला जाता है बताइएगा? 92 का आंसर का जवाब तो डी, दूरदर्शी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दूर की वस्तुओं का निरीक्षण के लिए, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। 93 क्वेश्चन नंबर है, 93 है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार कौन किया था और बताइए क्यों किया था? क्योंकि अभी दूरबीन से सवाल पूछ चुके हैं हम, सवाल बन चुका है, तो बताइए दूरबीन से क्यों बना दूरबीन और बनाने वाला कौन है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 93 का ऑप्शन नंबर है गैलीलियो का नाम आता है। 94 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो 94 है कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किस कारण होते हैं? तो चमकीला जो दिखता है बुलबुल, साबुन अगर देखते हैं कभी-कभी बुलबुला निकलता है, या आजकल बच्चे को देखते होंगे सर्फ वाले मिला के फूँकते हैं तो बहुत सारे कलर का निकलता है, तो वो बताइए
बताएंगे उसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिकरण इसे बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करें 95, पानी से भरा या भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो अगर मान लीजिए पानी से भरा हुआ तालाब है और दिखता है कि गहराई नहीं है, लेकिन जाइएगा तो डूब जाइएगा, है ना? तो ये पता कैसे चलता है, क्यों ऐसा लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण। पढ़े थे अपवर्तन के कारण, जो कि पानी में दिखेगा मछली जो है ऊपर उठा हुआ है, लेकिन है तो नहीं ऊपर उठा हुआ। 96, तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण पता चलेगा कि तारे टिमटिमाते हैं? कारण क्या है इसका, बताइए। तो हम जानते हैं अपवर्तन के ही कारण तो तारे टिमटिमाते हैं, नहीं तो टिमटिमाते कैसे, है ना? सब खेल है, समझ गए? 97 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक परावैंगनी किरण का विच्छेदन कर सकता है? बताइए। 97 का आंसर का जवाब दिया डी, क्रुक्स कांच। क्या बोलते हैं? क्रुक्स कांच बोलते हैं। चलिए, ये भी बात है। 98 क्वेश्चन नंबर 98 प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका जो है पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधे द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, बताइए। तो ये है नीला और लाल कलर। नीला और लाल कलर को अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है, पौधे द्वारा। अगर 100वां प्रश्न देखें तो 100वां प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो बताइए किसके बीच होगा जो कि न्यूनतम होगा, कम होगा? तो हम जानते हैं 100वां प्रश्न का कांच में, ठीक है। निर्वात में तो ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। प्रकाश ध्वनि की बात करेगा तो निर्वात नहीं, प्रकाश की बात करें तो निर्वात लगा दीजिएगा, वैक्यूम बता दीजिएगा। 101 प्रश्न है, किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके क्या पता चलता है? आकार पता चलता है, भार पता चलता है, क्या पता चलता है, बताइए। तो उसका पता चलता है ताप का। ताप का जितना चमकेगा समझिए उतना ताप है उसके पास। 102 प्रश्न की आइंस्टीन के सूत्र है E बराबर mc²। ठीक है, ये सूत्र बहुत बार पूछ चुका है समीकरण में। C जो है घोतक है, C क्या है बताइए, उसे क्या कहते हैं? E बराबर mc² में C जो है क्या है? आइंस्टीन का दिया हुआ ये है, तो बताइए। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के वेग की बात करता है, ठीक है, प्रकाश की वेग की बात करता है। अगर मैं बात करूं 103 प्रश्न की, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। तो सड़क में जो लगाया जाता है लैंप वो सोडियम वाष्प का होता है, तो वो बताइए क्या होगा इसका आंसर का जवाब? तो ये डी, ये एक चमकदार रोशनी देता है, इसलिए प्रकाश देता है इसलिए। 104 प्रश्न है, पीले रंग का पूरक रंग है। तो पीले रंग का अगर पूरक रंग पूछे तो हम बताएंगे नीला। क्या बताएंगे? नीला। चलिए, ये भी बात सत्य है। अगर बात करूं 105वां प्रश्न और प्रकाश का अंतिम है, इंडोस्कोप क्या है? तो इंडोस्कोप जिसे अंतर्दर्शीय बोला जाता है। अंतर्दर्शीय मतलब अंदर, शरीर के अंदर वाले भाग को जान सकता है, पहचान सकता है, पकड़ सकता है कौन सी बीमारी है और क्या खराबी है। तो ऑप्शन नंबर ए ये होगा। यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिकी यंत्र है, ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए इन पे तो पहला प्रश्न क्या है देखिए, ध्वनि से। ये 47 क्वेश्चन है, इसका क्लियर करेंगे। ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक होती है। ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक, प्रकाश तो अनुप्रस्थ था तो ये खत्म हो गया, तो अनुदैर्घ्य तरंग हो गए। तो ध्वनि कैसा है? ध्वनि तरंग अगर पूछे तो अनुदैर्घ्य तरंग लगाइएगा। अनुप्रस्थ तरंग हम बता देंगे किसका, किसका बताएंगे? प्रकाश का। ऐसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंग आंसर हो गए। अगर बात करें 2 क्वेश्चन नंबर, क्या अवश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है? देखिए, अवश्रव तरंग हो गए, पारश्व तरंग हो गए, श्रव तरंग हो गए, यही सब सवाल पूछता है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि अवश्रव तरंगों की आवृत्ति पूछे, मतलब हार्टेज पूछ रहा है, HZ बताइए आवृत्त होते हैं तो कितने होते हैं, बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 20 हार्टेज से कम अगर है तो वो अवश्रव तरंग आता है। अब यहीं पे आ जाइए पारश्व तरंग के तीसरे नंबर पे। तो पारश्व तरंग जो है अल्ट्रासोनिक वेव जिसे बोलते हैं होती है। तो कितना होती है? तो हार्टेज में ही बताना है, आवृत्ति में ही बताना है। तो तीसरा का जो है डी होगा, 20,000 हार्टेज से अधिक आवृत्ति के अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। तो 20,000 हार्टेज से अधिक अगर पूछे तो पारश्व तरंग, सिर्फ 20 हार्टेज से पूछे कम तो अवश्रव तरंग। याद रखिए, अवश्रव तरंग 20 से कम, 20 हार्टेज से कम, और अगर पारश्व तरंग पूछे तो 20,000 हार्टेज से अधिक। और यहाँ पे चलिए आ गए फिर से कि आपसे पूछेगा कि पारश्व तरंगों जो हैं, तरंग जो है मनुष्य द्वारा क्या होती है, सुनी जा सकती है कि नहीं सुनी जा सकती है? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती है। तो पारश्व तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती क्योंकि 20,000 हार्टेज से अधिक आवृत्ति के अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं इसमें। अगर 5वें प्रश्न पूछे तो पारश्व तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, बता सकते हैं? तो पारश्व तरंग के अगर सबसे पहले अगर पूछे सीटी बजाकर उत्पन्न करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो हम बताएंगे गाल्टन का नाम आएगा। किनका नाम आएगा? गाल्टन जी का आएगा।
कार्लटन जी किए थे ये काम। अगर छठे प्रश्न पूछे कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं, बता सकते हैं? छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ पारस्व तरंगों को उत्पन्न करता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है आवृत्त तरंग दैर्घ्य को उत्पन्न करता है, इसलिए। चलिए ये भी बात है। तो सातवें प्रश्न है कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हम अल्ट्रासोनिक तरंगों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि भाग जाता है। क्या, कौन भाग जाता है? कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अगर बात करें आठवें प्रश्न की, तो ध्वनि तरंग जो है तरंगे नहीं चल सकती है। यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ, नहीं तो कहिएगा जल्दी में। आठवां प्रश्न है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे नहीं कहाँ चल सकती है? निर्वात में। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश का हक है, नहीं कि ध्वनि का हक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो निर्वात में नहीं, जल वायु लोहा में तो चलेगा, ये भी कोई सोचने वाली तो बात है नहीं, ठीक है। ये भी बात है। याद करने के लिए ये सब थोड़ा सा तरीका मैं बोल देता हूँ कभी कभी। नौवां प्रश्न है कि विमानों, जो हवाई जहाज है, के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? जो विमान होते, जहाज होते, उसके अंदर का अगर हमको सफाई करना है तो कैसे सफाई करेंगे, बताइए। नौवां प्रश्न का तो हम बता देंगे पारस्व तरंग से ही तो करेंगे, और पारस्व तरंग का 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, या तो क्या, तो उससे करेंगे तो हो ही जाएगा सब। अगर बात करें 10वां प्रश्न, श्रव परिसर में जो है ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितना होगा? देखिए अब श्रव का 20 हर्ट्ज है, ठीक है, कम है वो भी। और अगर मान लीजिए पारस्व का बोला तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब मान लीजिए श्रव परिसर मतलब बीच वाला, मध्यम वाला, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक बताएगा। यही आंसर आपका हो जाएगा, ए आंसर होगा, ठीक है। श्रव खाली बोले तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, क्योंकि बीच वाला काम करता है बेचारा, ठीक है। ये हो गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिल गया है। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन नहीं, अच्छा इंपॉर्टेंट था इसलिए हटा दिए। अब चलिए 14वां प्रश्न की बात करें, तो वायु में ध्वनि का वेग होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो उसमें ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर सेमी होता है। ध्वनि का अगर वायु में पूछे तो 332। याद रखिएगा, अलग-अलग थोड़े आंकड़े रहते हैं, 1-2 आंकड़े आगे पीछे रहेंगे, तो ध्यान रखना होगा। लेकिन आंसर जो आएगा अगर मान लीजिए ऑप्शन में, तो टिक लगा दीजिएगा। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग का मान कहाँ पे कम होगा? जहाँ पे गैस होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, पारा होगा। कहाँ पे होगा? तो 15वां प्रश्न का गैस में होगा। ठोस में तो सबसे ज़्यादा ध्वनि होगा, ये आप जानते ही हैं। तो अगर बात करें 16वां प्रश्न, वायु में ध्वनि का वेग होगा। तो वायु में अगर ध्वनि का वेग पूछे, जैसे ध्वनि का वेग का मान पूछ रहा है सबसे कम, तो हम बताएंगे गैस में। अगर वायु में ध्वनि का वेग पूछे कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा या कम होगा, जो भी है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला कम की ज़्यादा, बस पूछा ध्वनि का वेग होगा किसमें? हवा में, वायु में। तो बताइए, तो डी होगा। तापमान के घटने से घटता है। अगर तापमान घटेगा तो भी घट जाएगा, अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। अगर 17वां प्रश्न है, पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पाराध्वनिक विमान जो उड़ते हैं, वो बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर देंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक उड़ते हैं। तो ध्वनि जितनी है उससे अधिक चाल में उड़ती है। समझ गए? अगर मान लीजिए 18वां प्रश्न है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? मान लीजिए वस्तु के वेग है तथा उसके माध्यम में, अगर बात करें माध्यम में एक परिस्थिति है, परिस्थिति में अगर पूछे उन्हीं की परिस्थिति है, ध्वनि के वेग का अनुपात को कहेंगे क्या? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक संख्या। मैक संख्या तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्वनि से संबंधित है। 19वां प्रश्न है, मैक अंकों का प्रयोग जो है वेग के संबंध में किया जाता है। तो देखिए मैक संख्या जो किया जाता है वो वेग को बताता है कि किस वेग में करना है, कितने पे करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैक अंकों का प्रयोग जो है हम लोग ज़्यादातर वायुयान के लिए करते हैं, वायुयान जहाज के लिए। अगर 20वां प्रश्न करें, डेसिबल है, तो डेसिबल क्या है? डेसिबल हम तो जानते हैं ध्वनि स्तर को मापने का इकाई है, माना जाता है डेसिबल। इसमें भी सोचना नहीं है, सी होगा। अगर बात करें 21 क्वेश्चन नंबर की, तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। तो हम लोग जो साधारण बातचीत करते हैं वो उसकी अगर ध्वनि की तीव्रता पूछे तो 30-40 डेसिबल बताएगा, 30-40 डेसिबल बता देंगे। प्रश्न है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण भाई ध्वनि आपकी कभी मोटी दिखेगी, कभी पतली सुनाई देती है, पतली बोलते हैं, बताइए क्यों होता है मोटा पतला? ये बता सकते हैं। तो ये हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, तारत्व के कारण, पीच के कारण होता है, ठीक है। पीच होता है, जैसे लड़कियों का आवाज़ तीखा होता है, पीच के कारण ही ये सब काम होता है।
23 है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ जो है अधिक तीक्ष्ण होती है, मतलब ज़्यादा चीखने वाला होता है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, पिच जो होता है, वो क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो उनका तरत्व जो होते हैं, पिच जो होते हैं, वो अधिक होते हैं और पुरुष का उतना ज़्यादा पिच नहीं होता है, इसलिए भारी सुनाई देगा। 24 क्वेश्चन नंबर है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो वो है 95 डेसिबल। डेसिबल भी नहीं सुन सकता है, ये याद रखने की बात है। अगर बात करें 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ जो है बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की आवाज़ जो है घट जाती है। तो यह घटना क्या कहलाता है? तो किसने ये घटना दिया था? तो इस घटना को देने वाले हमारे जो हैं एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम बताइए क्या है? तो उनका नाम हम तो जानते हैं, आप बता दीजिए। ठीक है? तो हम उनका नाम देंगे डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, तो डॉपलर जी दिए थे। चलिए ये भी बात है। अगर 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक-दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्योंकि अगर चंद्रमा पे आप जाइएगा, तो आप एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते, जब तक मशीन यंत्र का इस्तेमाल नहीं करिएगा। समझ गए? तो क्यों? कारण है कि ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं आपको है, तो बात कैसे करिएगा? है कि नहीं? समझ गए होंगे। तो चलिए 26 का आंसर का जवाब बी लगाए और सही लगाए। 27 बताइए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल मतलब ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि की तीव्रता के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेसिबल का। ये बात हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते चलेंगे। अगर मैं बात करूँ 28 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, तो प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का प्रवर्तन है, ध्वनि का प्रवर्तन है, क्या है बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का प्रवर्तन ही प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि मतलब रिटर्न होता है, प्रवर्तन होता है, ये याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करेंगे, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए बताइए? प्रवर्तक तल से ध्वनि स्रोत के बीच, अगर स्रोत जो सुनने वाला है, बोलने वाला और सुनने वाले के बीच का बताइए दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए अगर प्रतिध्वनि की बात हो रही है? तो हम जानते हैं, अच्छे से आप भी जानते हैं, 16.5 मीटर मतलब 17 मीटर के लमसम होनी चाहिए, याद रखना है। अगर बात करूँ कितना 30वां प्रश्न, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। सोचिए रडार का जो कार्य होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर आधारित होता है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो रेडियो तरंगों का प्रवर्तन पर ही तो काम करता है, क्योंकि ध्वनि से ही संबंधित है, तो रेडियो तरंगों से संबंधित है। 31वां प्रश्न की बात करें, तो किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो समय अंतराल क्या होना चाहिए? वास्तविक आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का जो बातचीत है, उसका बताइए क्या होना चाहिए समय अंतराल? तो 1/10 सेकंड के बराबर होना चाहिए। समझ गए? अगर यहीं पे बात करें 32 क्वेश्चन नंबर का, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहती है? अगर कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आपके कानों में कितने समय तक रहेगा, ये पूछ रहा है, कितने सेकंड के लिए बताना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 32 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1/10 सेकंड ही रहता है। याद रखिए 10 सेकंड के बराबर है, तो 10 सेकंड ही रहेगा, कोई भी एंगल से आप याद रखिएगा। 32 का आंसर का जवाब याद रखेंगे बी। अगर मैं बात करूँ 33वां प्रश्न की, किसकी? 33वां प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? प्रतिध्वनि मतलब प्रवर्तन के कारण करता है, रिपीट कर दिया है ये क्वेश्चन, इस पे हम ज़्यादा जानकारी डिटेल क्या करें, हो चुका है। 34वां प्रश्न है, एक व्यक्ति दो अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक तल से कितनी दूरी पर जो है खड़ा रहना चाहिए? कितनी दूरी पर खड़ा रहता है बताइए? खड़ा रहने का, तो इसमें आप फीट में बताना है, आप जो है सेकंड, मिनट ये सब नहीं, फीट में बताना है, बताइए। तो इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी 56 फीट होना चाहिए, ऐसे याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ 35 क्वेश्चन नंबर का, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप जो है, वो बताइए ध्वनि के कौन से सिद्धांत पे भाई काम करेगा? ये बताइए, 35 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये परावर्तन के कारण ही तो करता है, क्योंकि प्रतिध्वनि होता है इसमें। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर बताइए। 36 क्वेश्चन नंबर है, सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार एक यंत्र होता है जो कि प्रयोग में लाया जाता है। तो किस लिए लाया जाता है, क्यों लाया जाता है बता सकते हैं? तो ये नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। जब सेना पुल को पार करती है, तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता पता है? क्योंकि अगर सैनिक कदम मिलाकर चलेंगे, तो इतने आवाज़ होंगे कि पुल टूटने की संभावना बन जाती है। इसलिए पुल पार करते समय नहीं देते हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद मतलब आवाज़ के कारण पुल टूट
ने का खतरा होता है। 41 क्वेश्चन नंबर है कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ बजते हैं, मतलब साथ-साथ बजते हैं, तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। समझ गए? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही होता है, व्यक्तिकरण के कारण होता है। समझ गए? व्यक्तिकरण जैसे ही ऑप्शन आए टिक लगा के चलाइएगा। अगर बात करूँ 42 का, तो किसी ध्वनि श्रोता की आवृत्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव को कहा जाता है। तो उतार-चढ़ाव जैसे ध्वनि के श्रोता में आवृत्ति में जो है, हर्ट्ज में उतार-चढ़ाव होता है। कोई कम, कोई ज़्यादा, है ना? इस तरह का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। समझ गए? देखिए, बार-बार आ रहा होगा व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। व्यक्तिकरण का मतलब होता है इंटरफेरेंस जिसे बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस के कारण होगा, अगर मान लीजिए श्रोता की बात हो रही है और ध्वनि नहीं सुनाई देती है, तो इसका कारण क्या है? एक-दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस की बात है, इसलिए नहीं होता है। तो सुनाई देना, ना देना, ये इंटरफेरेंस मतलब व्यक्तिकरण की बात है। और याद रखिएगा, इसका पूरा अगर परिभाषा दें तो 2 या 2 से अधिक अगर तरंगों की बात करें और तरंग से एक-दूसरे पर मिलना या उसका जो है जोड़ने की बात करें, तो वो एक नई तरंग बनाते हैं, उसी को हम व्यक्तिकरण बोलते हैं। बस इतना ही जान लीजिए, जिसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस नहीं बोलते हैं कि इंटरफेरेंस मत करो, तो ये बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, बीच में तुम आके डिस्टर्ब नहीं करो, तो वही व्यक्तिकरण है, यही समझना है, ठीक है? चलिए, बात करते हैं हम लोग, इसकी बात करें 43 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि को जब हम गुजरते हैं या कहीं जाते हैं, तो दृष्टि उपकरण के लिए हम लोग करते हैं, उपकरण में किया जाता है। तो बताइए कौन सा है ये 43 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी अवरक्त तरंग होते हैं। अब अवरक्त तरंग को आप बताइए क्या होता है? परिभाषा दे सकते हैं तो दीजिए, ठीक है? चलिए, ये तो बाद में बताऊँगा। अब 44 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होगी? तो निर्वात में तो ध्वनि चाल सबसे अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आप जानते हैं। तो आप जानते हैं ध्वनि चाल की अगर बात करें तो लकड़ी जो कठोर होता है, यही ना बोलेंगे, और तो नहीं बोल सकते। एकदम लकड़ी में होगा, यहाँ पे लोहा रहता है तो लोहा में होता, बात यही है, ठोस पदार्थ में होता है। अगर बात करें 45, तो कौन सी तरंगे शून्य के संचरण नहीं कर सकता है या कर सकती है? तो संचरण नहीं कर सकती है कौन सा? 45 का आंसर होगा सी ध्वनि। पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन बताइए क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन है वस्तु को गर्म करने पर उनके अणु का बताइए। तो वस्तु को अगर गर्म करने की बात हो रही है, तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु का बताइए, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए की चाल बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? चाल इसकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की अगर बात करें, तो चाल क्या होगी? स्पीड जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ऊष्मांत, हीट पढ़ रहे हैं। अगर बात करेंगे दूसरा प्रश्न, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, तब उसके अणुओं की बताइए। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, तब उसके अणुओं की क्या होगी? उस अणुओं का बताइए, तो चाल घट जाएगी। अगर ठंडा करिएगा तो चाल घटेगा, अब गर्म कीजिएगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हीट। तीसरा प्रश्न, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? बताइए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, याद रखेंगे, जिसके कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो रमफोर्ड हैं। कौन है? रमफोर्ड जी। रम पी के ये काम करते हैं। अगर बात करें चौथे प्रश्न, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो एसआई मात्रक अगर पूछे, ऊष्मा का हीट का एसआई मात्रक पूछे, तो हम अच्छे से जानते हैं जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। चलिए, ये भी बात है। कार्य का क्या होता है बताइए? एसआई मात्रक। पांचवें प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बताइए। तो जूल जो है मात्रक तो है ही। अब बताइए इसमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी डिग्री सेल्सियस कहाँ से हो जाएगा भाई ऊष्मा का मात्रक? उसको कोई मतलब नहीं। किलो कैलोरी है, जूल है, ये सब जो है। अगर मान लीजिए ताप की बात करेगा, छठा प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक बताइए। तो ताप का एसआई मात्रक पूछेगा ना, तो केल्विन बता देना है, ताप का केल्विन, उनको याद है। अगर मान लीजिए आपसे सातवां प्रश्न पूछे, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो 1 किलो कैलोरी अगर मान लीजिए ऊष्मा है, हीट है, तो उसका मान कितना होगा? जूल में बताना होता है। तो जूल में बताने के लिए आपको जानना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी 4.2 गुने 10⁻³ जूल होगा। यहाँ पे सुनिए, अगर 8वें प्रश्न की बात करें, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक होता है। तो दाब बढ़ाने से गलनांक की अगर बात करें, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर बात करें 9वें प्रश्न का, तो 9वां प्रश्न है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक जो है संवेदी
होता है, संवेदी होता है बेचारा, सॉफ्ट होता है, क्योंकि गैस क्या होगा वो, अगर द्रव तापी की अपेक्षा अगर गैस तापमापी अधिक क्या होता है, संवेदी होता है। क्यों होता है, यही सवाल है। क्योंकि ये गैस जो होते हैं क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तो द्रव के अपेक्षा अधिक गैस जो है फैलने की संभावना होती है, प्रसार करती है, विस्तार करने की बात होती है। 10वां प्रश्न, ताप युग्म तापमापी, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब थर्मोकपल जिसे बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं, ये बताइए किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हम जानते हैं सीवेक के प्रभाव पर। किसे, सीवेक के प्रभाव पर। ये सीवेक जी जो हैं ये प्रभाव दिए थे, बस इतना ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न की बात करें, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो सबसे ऊंचे ताप की अगर माप की बात करेंगे ना, तो हम ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरणीय उतामापी बोलते हैं, याद रखना है। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण उतापमापी कहते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, पूर्ण विकिरण उतापमापी का मतलब होता है कि टोटल रेडिएशन पैरोमीटर, ठीक है। तो पूर्ण विकिरण उतापमापी समझ गए। अत्यधिक ऊंचाई ताप वालों की माप को हम क्या बोलते हैं, टोटल रेडिएशन और पैरोमीटर। तो वही होता है किस सिद्धांत पर काम करता है ये, तो ये भी करता तो है सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के नियम के पर करता है, स्टीफन के सिद्धांत पर करता है, स्टीफन के प्रभाव के सिद्धांत पर, ये भी बोल सकते हैं। 13वां प्रश्न को ध्यान से अगर सुनिएगा, तो दूर की अगर वस्तु जैसे सूर्य है, सूर्य हमारा दूर है, अगर उसका ताप की बात करें तो किस तापमापी द्वारा मापा जाता है। तो सूर्य का जो हम प्रकाश है वहां तक, उसका ताप हमको मापना है, तो कैसे मापते हैं बता सकते हैं। तो हाँ, हम बताएंगे पूर्ण विकिरण उतामापी के द्वारा हम करेंगे। उतामापी मतलब रेडिएशन पैरोमीटर से ही माप सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें 14वां प्रश्न, 14 प्रश्न है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल के माने में, अल्कोहल बोलिए, अल्कोहल आदत हो जाता है इसलिए बुलाया जाता है, क्योंकि बहुत इजी है शब्द बोलने में। अल्कोहल का मतलब होता है कि तापमापी जो द्रव होते हैं, द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल का द्रव्यांक जो होते हैं निम्नतर होते हैं, कम होते हैं, निम्नतर होते हैं, मध्यम कह सकते हैं, निम्नतर और कमी कहिए। 15वां प्रश्न है विकिरण पैरोमीटर मतलब कि आप समझ गए, उतामापी, ठीक है। तो विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम जो है नापा जा सकता है। तो नापने की बात हो रही, नापा जा सकता है, कैसे नापा जा सकता है, विकिरण पैरोमीटर का अगर मापना है तो, और सूर्य के प्रकाश भी हम लोग पैरोमीटर से ही मापते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बताइए उसका ताप, प्रकाश नहीं, ताप को मापने की बात अगर करेगा तो पैरोमीटर, हीट की बात करेगा, ऊष्मा की बात करेगा तो पैरोमीटर, ऐसे याद रखिएगा। तो पूरा नाम विकिरण पैरोमीटर। इसका आंसर बताइए, 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए। आप दे रही होंगे डी, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। अगर पूछे 16वां प्रश्न है थर्मोकपल जिसे ताप युग्मक बोलते हैं बनाया जाता है, तो थर्मोकपल क्या होता है बताइए। 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 2 असदृश धातुओं से होता है। असदृश धातु, दृश्य नहीं, सदृश नहीं, असदृश धातु। 17वां प्रश्न देखिए, सूर्य का ताप मापना है तो पैरोमीटर, मतलब उत्तापमापी का बात हो रहा था, तो उत्तापमापी को क्या बोलते हैं, पैरोमीटर। तो पैरोमीटर तापमापी द्वारा ही तो सूर्य का ताप मापेंगे, ऊष्मा का नापेंगे कि कितना है क्या नहीं है, ठीक है। अगर बात करें 18वां प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सही है। तो कौन सही है ये बताना है, हीट के बारे में सूत्र है ये। तो ये बताइए, बैठाया हुआ जो फार्मूला है वो बताइए कैसे सही होगा, कौन सा सही होगा ये बताइए। तो ये सही जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, F -32/9 और बराबर C/5 होगा। तो ये सही है, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक जिसे बीपी बोलते हैं, जल के क्वथनांक को बीपी बोला जाता है तथा हिमांक को एफबी बोला जाता है, होते हैं। तो बताइए सेल्सियस माप क्रम पर अगर देखा जाए तो जल का क्वथनांक पूछ रहा है और हिमांक दोनों पूछ रहा है, तो हिमांक और क्वथनांक बताइए जल का क्या होगा। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर सेल्सियस माप क्रम में हमको मापना है, तो सेल्सियस में मापना है, तो इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक होगा और 0 डिग्री हिमांक होगा।
ठीक है, सेल्सियस में बता देना है। अगर मान लीजिए 20वां प्रश्न ताप के सेल्सियस पैमाने पर जो है परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य अगर ताप पूछे, ताप के मामले में ताप के सेल्सियस के पैमाने की बात हो रही है, नाप रहा है, सेल्सियस पे बताना है। अब शून्य का ताप होता है, तो शून्य ताप पर होता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर होगा जो कि शून्य ताप हो जाएगा भाई ताप में, बताइए। तो ये हमारा मान लीजिए डी होगा, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर है कि केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है। तो केल्विन मान से मानव शरीर का अगर समान ताप पूछे तो केल्विन में तो 310 केल्विन होगा। अगर मानव शरीर का समान ताप पूछेगा तो 310, और अगर केल्विन में पूछेगा तभी, ठीक है, 310 केल्विन। अगर पूछते 22वां प्रश्न है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रूप में देखा जाए तो उसका बताइए तापमापी में एक ही होगा कितने तापमान पर, बताइए। दोनों एक ही हो जाएगा, तो 22वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 22वां प्रश्न का जवाब आप -40 डिग्री सेल्सियस, जिसमें सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे। अगर बात करें 23वां प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप अगर पूछे तो बताइए क्या होगा। 23वां प्रश्न का न्यूनतम अगर पूछे, न्यूनतम संभव ताप पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है, तो बताइए 23 का तो -273 केल्विन होगा। याद किया, -273 केल्विन ऑप्शन में था इसलिए बनाए। अगर 24वां प्रश्न है सेल्सियस पैमाने पर या सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल्स के कितने डिग्री के बराबर होगा, बताइए। सेल्सियस पैमाने का अगर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है और स्केल है मतलब मापने वाला कि कितने डिग्री के बराबर होगा। 0 डिग्री अगर मान लीजिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट है तो कितने डिग्री का होगा, बताइए। डिग्री बताइए इसका, तो फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा फ़ारेनहाइट पे बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट में आपको बताना है, तो बताइए। तो इसका आंसर का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी 32 जो है फ़ारेनहाइट बता दीजिएगा। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है कि मानव शरीर का अगर तापमान फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री सेल्सियस बता दीजिएगा, और सेल्सियस स्केल में पूछेगा तो हमको इसमें क्या जवाब देना होगा, तो ये देंगे 37 डिग्री सेल्सियस दे देंगे। कभी-कभी 36.9 डिग्री सेल्सियस पूछ देता है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो हम 37 डिग्री से देंगे हमारे शरीर का, हमारे तापमान अगर टेम्परेचर मानव शरीर का मतलब हमारे शरीर का टेम्परेचर। अगर पूछते फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमारे शरीर का, तो हम बताएंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है हमारे शरीर में, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, और केल्विन में पूछेगा तो कितना, अभी जस्ट ऊपर हम बनाए हैं, तो बताइए। 26 क्वेश्चन में है कि फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलने या उबलते पानी का ताप होता है। उबलने पर जो है पानी का ताप क्या होगा या उबलते पानी का ताप क्या होगा, ये पूछा है। 26 का आंसर जवाब दीजिए, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ये ध्यान रखना है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा जब हम वायुमंडल में अगर मान लीजिए पानी को उबालते हैं, तो वायुमंडल में अगर उबालना है तो कितने डिग्री पे फ़ारेनहाइट पे उबालेंगे, ये पूछ रहा था। 27वां प्रश्न है कि किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम कितने होते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो मैं बता ही नहीं सकता, क्यों नहीं बता सकता, बता दें, बताइए। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में 98 तो हो ही नहीं सकता, बहुत ईजी है, आप ही बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ, क्योंकि 6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे तो देखिए सेल्सियस में तो कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस होता तो सही मानते, लेकिन यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, डिग्री में बताना है, तो बताइए। आंसर 27 का प्रश्न का समझ गए ना, ये होगा फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट और सेल्सियस में पूछे तो 37। 28वां प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होगा, क्या है। 28वां प्रश्न भी वही है, बस घुमा रहा है, उसमें फ़ारेनहाइट पूछा है, इसमें सेल्सियस पूछ रहा है, तो 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, गलत हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यही सही है। अगर यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट होता तो सही हो जाता, या 98 होता तो होता, तो यहाँ पे हमको सेल्सियस हो गया। क्वेश्चन नंबर पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो मान लीजिए पानी का अगर घनत्व पूछे और किस ताप पर अधिकतम होता है, तो इसमें आपको पता है कि ऑप्शन के हिसाब से सेल्सियस में बताना है, तो बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो लगाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस वो सही लगाएंगे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम, याद रखेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होगा, बताइएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री तक गर्म करना है, 0 से 10, तो बताइए कि क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, घन मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, बताइए।
तो इसका वॉल्यूम बताने के लिए आपको पहले घटता है फिर बढ़ेगा। तो 0 है तो पहले घटेगा, फिर उसके बाद 10 डिग्री बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा ना, बढ़ेगा। 13वां प्रश्न है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो नॉर्मल बात है, गर्मियों में क्यों फट जाएँगे? क्योंकि वो जो है ट्यूब जो है विस्तृत थोड़ा होता है इसलिए हो जाता है। तो हम बताएँगे 33 का आंसर का जवाब सी, क्योंकि गर्मियों के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है और ट्यूब फट जाता है। तो हवा फैलेगा तो फटेगा ही, बेचारा गर्मी उसको भी तो लगता है, ट्यूब के अंदर बंद कर दिए हो, है कि नहीं? 34 क्वेश्चन नंबर, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका जो लंबाई है बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई जो है क्या होती है? बताइए। तो शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, भाप में रख देंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इसका तो बढ़ जाएगा तो चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहा आपको। तो चौड़ाई क्या होगा? 34 अव्यवस्थित होती है, चौड़ाई का कोई फिक्स नहीं है, किधर भी रह सकता है, समझ गए? 36 क्वेश्चन नंबर है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो अत्यधिक मान लीजिए शीत ऋतु है, ठंडा है, ठीक है? और उसका पाइपलाइन जो है फट जाएगा। क्यों फट जाता है पता है? क्योंकि बर्फ ठंडा का समय है। अब क्यों फट जाता है यही सवाल आपसे पूछ रहा है। बताइए क्या सवाल दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, बताइए। 36 का आंसर का जवाब सी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। पानी जमेगा तो फटेगा ही ना। ठीक है। अगर बात करें 37, 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा-सा स्थान छोड़ा जाता है। क्यों? क्यों छोड़ा जाता है? ज़रूरी है छोड़ना? नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन क्यों छोड़ा जाता है बताइए? तो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी में फैल जाते हैं और ठंडी में सिकुड़ जाते हैं, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। अगर बात करूँ 38 क्वेश्चन नंबर, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, ठीक है? मानिए किसी झील की सतह का पानी जम जाए या जमने वाला ही है तो झील के अधस्तर में जल का जो है तापमान होगा। तो जल का क्या नीचे अधस्तर पे क्या जल होगा, उसका तापमान कितना होगा? ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस होगा, इसमें सोचना क्या? मान लीजिए झील के अधस्तर में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। 39 क्वेश्चन नंबर 39वां प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि मान लीजिए ऊपर जो है बर्फ जम जाता है, नीचे तो पानी रहता है ना? यही तो कारण है, इसलिए जीवित रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्यों? तो क्योंकि इसलिए जीवित रहते हैं, इसका आंसर आपको देना है, दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बस इतना जान लीजिए। तो जिसे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे जो है पानी रहता है। ठीक है, 40वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो ऊष्मा के संचरण की किस विधि में जो है पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते? तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, उसे हम क्या कहेंगे ये बताना है। ऊष्मा का संचरण जो होता है, बताइए, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, स्वयं नहीं जाता है। तो बताइए ये कारण क्या है? तो ये चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे चालन ही कहते हैं। अगर बात करें 41 क्वेश्चन नंबर की, तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? मतलब इधर से उधर ऊष्मा का अगर ले जाना है हीट को, तो द्रव और गैस में अगर करना है तो कैसे? ये कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संवहन के कारण होता है। संवहन बोलते हैं, संवहन के कारण होता है। अच्छा, आगे बात करें 42, केतली में पानी गर्म होता है। तो केतली में पानी गर्म होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण संवहन के कारण होता है। किसके कारण? संवहन के कारण होता है। अच्छा, 43 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? 43 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, विकिरण के कारण आती है, याद रखिए विकिरण के कारण। अच्छा, ये बात है 44 क्वेश्चन नंबर, ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? माध्यम जो होता है वो आवश्यक नहीं है। तो माध्यम आवश्यक नहीं है, तो बताइए किसका? ये बताइए 44 का आंसर भिजवा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, विकिरण का। ठीक है, विकिरण का नहीं होता है। अगर 45 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक अगर पूछे तो बताइए क्या होगा? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन नंबर डी, चांदी होता है, सिल्वर होता है।
अगर 46 की बात करेंगे तो चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है? यही 2 सवाल ज़्यादा पूछता है। तो हम बताएँगे अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये हम जान गए। 47 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर क्या मापता है? तो हम जानते हैं कि ऊष्मा से ही संबंधित है। तो ऊष्मा की अब ये बताइए चालकता मापता है कि विकिरण मापता है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय विकिरण मापता है। हम लोग पहला क्वेश्चन क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन ऊर्जा का है, यांत्रिक ऊर्जा का है। उसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने और ये अंतिम क्वेश्चन मतलब होगा फिजिक्स का। कार्य का मात्रक पूछ रहा है। कार्य का मात्रक बता दीजिए। तो हम जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का भी हम जानते हैं। क्या होता है ऊष्मा का मात्रक? बताइए, अभी जस्ट पढ़े हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकाश वर्ष का इकाई अगर पूछे तो हम जानते हैं प्रकाश वर्ष का इकाई हमारा दूरी की है। किसकी है? दूरी की है। अगर मैं बात करूं तीसरे प्रश्न की, किसकी? तीसरे प्रश्न एम्पियर का मात्रक है। तो एम्पियर का मात्रक अगर पूछेगा आपसे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का है। क्या है? विद्युत धारा का है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। चौथे प्रश्न है पारसेक। पारसेक इकाई है। बताइए पारसेक इकाई जो है क्या है? तो पारसेक इकाई भी दूरी का ही बताया जाता है, याद रखना है। अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इस टॉपिक के बाद हम जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब का वन लाइनर चलाएंगे, सिर्फ वन लाइनर चलाएंगे, फिर एमसीक्यू चलाएंगे। पांचवा प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है बताइएगा। तो ल्यूमेन जो होता है पांचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है ज्योति फ्लक्स का है। थोड़ा सा समय नहीं मिलता है इसलिए वीडियो जो है एक दिन रीच करके आ रहा है, अन्यथा नहीं आएगा, डेली आएगा। बस थोड़ा सा 3-4 दिन में थोड़ा सा बिजी हूँ। छठे प्रश्न की बात करूं क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। ये भी आप जानते हैं। सातवें प्रश्न की अगर बात करें, सातवां प्रश्न है दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक अगर पूछेगा आपसे तो ऑप्शन नंबर ए पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। अगर मैं बात करूं आठवें प्रश्न का, तो आठवां प्रश्न है कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला पूछिए किसका मात्रक है तो बताएंगे। आठवां प्रश्न का बताइए तो ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का है। किसका है? ज्योति तीव्रता का है, ये बता देंगे। नौवें प्रश्न की अगर बात करें मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो बताइएगा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति अगर पूछे कब लागू की गई तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 1971। कब बताएंगे? 1971। चलिए ठीक है। इसकी बात करते हैं, 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापेंगे? तो ऑप्शन नंबर बता देंगे ए कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी में। ठीक है, ये भी बात क्लियर। अगर मैं बात करूं 11वां प्रश्न, देखिएगा 11वां प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई पूछ रहा है तो बताइए ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। क्या बताइएगा? एम्पियर। चलिए एम्पियर भी क्लियर हो गए। अगर 12वां प्रश्न पूछेगा, 12वां प्रश्न है एसआई पद्धति में जो है लेंस की शक्ति की इकाई पूछ रहा है। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति पूछ रहा है। लेंस की शक्ति बताइए कैसे मापिएगा? तो लेंस की शक्ति है और लेंस की बात हो रही है तो हम डायोप्टर से नापते हैं, है ना। चलिए ये तो हो गया। अगर बात करें हम 13वां प्रश्न है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया मतलब प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल मतलब ध्वनि की बात हो रही है। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। तो समझ गए। अगर बात करें 14 प्रश्न है एम्पियर नापने की इकाई बताइए। एम्पियर नापने की अगर इकाई पूछेगा तो क्या बताइएगा? हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा। अगर 15वां प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा? 15वां प्रश्न यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक पूछेगा। यंग जो है प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक पूछे तो क्या बताइएगा 15वां का? तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा, न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर बता देना है। ये भी सही हो गया। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न बताइए। 16वां है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र पर मैंने पढ़ाया स्पेशली, तो विमीय सूत्र नहीं है। कौन इसमें विमीय सूत्र नहीं है? मतलब दो का विमीय सूत्र नहीं है। बताना है कि बताइए भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र जो है नहीं है, ये पूछ रहा है। तो 16वां प्रश्न का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए बल और दाब का, बल एवं दाब का। ठीक है। अगर बात करें 17वां प्रश्न किसका? 17वां ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा पूछ रहा है, मतलब विमीय सूत्र पूछा है। ऊष्मा संवाहकता का विमीय गुणांक सूत्र पूछा है जो कि मैंने पढ़ाया था। बताइएगा 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी ml। देखिए ml जी हैं T-3 थीटा -1 कर दीजिएगा, यही है हमारा ऊष्मा का। चलिएगा अगर बात करें 18वां प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा है, बताइए कौन वेक्टर मात्रा है? 18वां प्रश्न का जवाब देंगे, 18वां प्रश्न का जवाब देंगे वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए बल।
क्या दीजिएगा? बल। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। 19वां प्रश्न को सुनिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि किसे कहते हैं पता है? तो सदिश राशि तो हम जानते हैं जिसमें मात्रा के साथ-साथ दिशा भी होगा, वो हमारा सदिश होगा। अदिश में केवल मात्रा होगा, दिशा नहीं होगा, समझ गए? तो वो अदिश होगा। तो इसमें देखिए मात्रा और दिशा दोनों है, तो बताइए कौन नहीं है? इसमें पूछा सदिश नहीं है, तो कौन नहीं है बताइए? चलिए फटाफट बताइए, 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब आप दे रहे होंगे डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है क्या है? अदिश है। दिशा इसमें क्या है कि क्या बोलते हैं? मात्रा है सिर्फ, ठीक है? इसमें और देखिए निम्नलिखित में से अदिश राशि अभी पढ़े, क्या पढ़े? कि केवल इसमें मात्रा होगा, मतलब परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। तो कौन इसमें पूछ रहा है कि कौन है? तो इसमें आपको हमको लगता है सभी को टिक लगाना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, ऊर्जा को। ऊर्जा जो है अदिश है, संवेग, बल घूर्णन, जिसमें बल लगता है वो ज़्यादातर तो सदिश ही हो जाता है, ये ध्यान रखना होगा। ये भी ट्रिक का तो बहुत पुराना है। चलिए 21वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक सदिश राशि है? सदिश का मतलब ही हो गया कि जिसमें मात्रा और दिशा दोनों हो रहा है। तो बताइए सदिश में बताइए कौन बताइए है? तो सदिश की अगर बात होगी तो हम बताएंगे संवेग को। संवेग अभी पढ़े ना, देख रहे हैं? चलिए अगर 22 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 22 है निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब ये तो सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे 22 का वो सही लगाएंगे। जो डी लगाए वो सही लगाए। 23 निम्नलिखित में जो है सदिश राशि है। सदिश राशि कौन है बताइए? सदिश राशि है तो ऑप्शन नंबर ए वेग। वेग जो है सदिश है। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर बताइए। 24 है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बराबर जो है आप बताइए, ए बराबर वी यहाँ पे कर दीजिए टी, ठीक है? याद रखिएगा यही आपका आंसर होगा। चलिए वो सब बातें अलग, आगे चलते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोनों संवेग और वेग में बताइए अनुपात का, रेशियो की बात हो रही है, भौतिक राशि पूछ रहा है, प्राप्त की जाती है। तो उसका आंसर का जवाब दीजिए 25 का द्रव्यमान। संवेग और वेग की बात करेगा तो द्रव्यमान, ऐसे याद रखिएगा। भौतिक राशि पूछेगा तो अगर बात करें 26 शून्य में जो है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होगी? वस्तु का या वस्तु की क्या होगा? वेग समान होगा, गति होगा, त्वरण होगा, क्या होगा बताइए? इसमें ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है तो ऑप्शन नंबर समान त्वरण होता है, ठीक है? स्वतंत्र रूप से अगर शून्य पे गिरेगा, 0 पे गिरेगा तो। 27 क्वेश्चन नंबर है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, मतलब झूला की स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन मतलब डोल रहा है, जो हिल रहा है, का आवर्तकाल क्या होगा? मतलब आवर्तकाल जो होता है उसका क्या हो जाएगा? तो झूल रही है, अचानक खड़ा होगा तो रुक जाएगा ना जी, कम हो जाएगा। इसमें क्या सोचना है? इसमें तो बात ही नहीं करनी चाहिए हम लोग को, है कि नहीं? कम हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो रुक जाएगा झूला। अब मान लीजिए अब झूलते रहेगा तो झूलते रहेगा। 28 क्वेश्चन नंबर है, घूर्णन करती एक गोल मेज जो गोल गोल घूम रहा है पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एकदम धीमा पड़ जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। इसमें क्या है? कोई प्रभाव ऐसा नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा। यहाँ अचानक अब तेज घूम रहा है, अचानक बढ़ जाएगी, स्लो तो हो जाएगा ना। अब पंखा मान लीजिए चल रहा है और आप जाके कुछ लकड़ी डाल दीजिए तो रुक ही जाएगा, तो धीमा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ये सब तो प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। 29 क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, अगर कोई वस्तु है, आपके पास कोई सामान है, उसको वेग जो है गति उसका दुगुना कर दीजिए, तो बताइए क्या होगा? अब दुगुना करिएगा तो गति ऊर्जा उसका क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा ना, 4 गुना होगा। लेकिन याद रखना उपरोक्त में से दोनों सही है, मतलब संवेग दुगुना हो जाएगा और गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। बस ये आपको दिमाग में रखना होगा। अगर बात करें 30वां प्रश्न का, तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में जो है अंतर होता है, क्योंकि अंतर होता है, क्या होता है बताइए? 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है? चलिए ये हो गया क्लियर। अगर 31 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय हो। जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, वो बताइए। अब इस सवाल का जवाब जो है न्यूटन से है।
क्लियर होगा? अगर मान लीजिए किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगे। मान लीजिए कोई बाहरी बल मतलब हम लोग मान लीजिए कोई वस्तु रखा है उसे जब तक धकेलेगा नहीं तो वो बेचारा जाएगा नहीं। तो ये जो नियम है किसका नियम है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका नियम जो है न्यूटन का प्रथम नियम से है। 32 क्वेश्चन नंबर है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बताइए। अगर मान लीजिए कोई असंतुलित बल है, ठीक है? और उसपे किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का बताइए, उसमें कोई त्वरण होता है, उत्पन्न होता है, तो बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर का जवाब बी, बल के अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, बस यही तो बात है। अगर 33 क्वेश्चन नंबर पूछे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है, तृतीय नियम कहलाता है। इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं। 34 क्वेश्चन नंबर है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो सकता है? बताइए। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ये बताइए। 34 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम देंगे ऑप्शन नंबर बी, तृतीय नियम। सही बात है, तैरना संभव है कब? जब विपरीत क्रिया होगा तभी तो। पानी आपको ढकेल रहा है, आप भी उसको ढकेलिए, ठीक है? कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का है, वो भी न्यूटन का प्रथम नियम में आता है कि जब तक कोई वस्तु है, मान लीजिए हमें पढ़ना है और हमें पढ़ना है तो हमें कोई जब तक पैसा नहीं देगा या मेरे माता-पिता मदद नहीं करेंगे तो हम पढ़ पाएँगे? नहीं पढ़ पाएँगे। तो किसी भी माध्यम से तो होगा। अगर जॉब करनी है तो कोई ना कोई कंपनी को जॉइन करना है। जॉब करनी है तो हमको सरकारी नौकरी तैयारी करना है। तो ये जब तक बल नहीं लगाएँगे तब तो नौकरी होगा, नहीं होगा। तो यही है न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है? और चाहे तो इसमें आप तृतीय नियम भी घुसा दिए, विपरीत क्रिया करिएगा तब ना नौकरी मिलेगा, है कि नहीं? तो ये भी बात है। चलिए, कई तरह से है, बस एग्जाम्पल में मैंने दे दिया। देखिए थोड़े से स्पीड में मैंने बोल दिया है। 36 क्वेश्चन नंबर है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा ज्ञात होती है, एकदम सही है। और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, जो कि हम ऊपर जब पढ़ाते आ रहे थे स्पीड में, तो द्वितीय नियम बोला गया हमसे। तो ये मिस्टेक हो गया है तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन याद रखिएगा प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। ये बहुत ही प्रश्न था। और द्वितीय नियम से जो है बल के व्यंजक ज्ञात की जाती है, एकदम सही बात है। और उसके मतलब व्यंजक के रूप में ज्ञात करते हैं। इसमें उतना द्वितीय का नहीं पूछता है जितना हमारा तृतीय और प्रथम पूछता है। तो तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, जो कि प्रतिक्रिया करने की बात करता है, तो उसके संरक्षण की बात होती है। तो उपरोक्त में से ये जो आंसर है डी होगा। चलिए, अगर 37 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो किसी पिंड के उस गुण धर्म, ठीक है, गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे या सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है उसे हम क्या कहते हैं, बता सकते हैं? तो अगर विरोध की बात होगी तो जड़त्व का नियम बात होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में हो तो किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब बाहरी बल तो लगाइएगा, तो बाहरी बल जो हमारा न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि जड़त्व से ही संबंधित है, यही बोल सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अगर 38 क्वेश्चन नंबर है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है तो जड़त्व का नियम ही तो कहलाता है। इतना अच्छा क्वेश्चन ऊपर ही तो हम पढ़े और 38 क्वेश्चन नंबर का सवाल बन गया। अगर मैं बात करूं 39 क्वेश्चन नंबर की, गाड़ी घिसता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी घोड़ा कहिए, बैलगाड़ी कहिए, गधा गाड़ी कहिए, जो आपकी इच्छा कह दीजिए। अगर है तो घोड़ा तो बल दे रहा है, खींच ही रहा है, तो बताइए वो क्या कहलाएगा, वो किस माध्यम से कर रहा है? कुछ तो बात होगी। तो ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो है आरोपित बल के कारण होता है। चलिए ये हो गए। 40वां प्रश्न की बात करें, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाता है या झुक जाता है, तो बताइए क्यों झुक जाता है? अगर गाड़ी का सफर करते हैं तो आप जानते होंगे कि ब्रेक लगाता है तो आगे की ओर फेंकाते हैं, पीछे की ओर बाद में, तो हम जानते हैं। तो क्यों फेंकाते हैं, काहे कारण है, क्यों कारण है कि झुक जाते हैं? तो इसका कारण बस एकमात्र ऑप्शन नंबर सी है, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरी जो भाग हमारा होता है जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में होता है। तो ऊपरी भाग जो है हमारा क्या होता है, स्थिर नहीं होता है और हिलता रहता है।
तो चलिए 41 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर है 41, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो हम जानते हैं रॉकेट जब भी सिद्धांत पर कार्य करता है तो वो संवेग संरक्षण पे ही काम करेगा और अच्छे से जानते हैं। सही बात है, विपरीत क्रिया मतलब थर्ड नंबर का जो न्यूटन का है ना, उस पे काम करता है रॉकेट। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती है हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? पीछे खींचकर पकड़ लेता है, ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्या है? विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगर मैं बात करूं 43 क्वेश्चन नंबर, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो बल अगर पूछे किसका गुणनफल है, 43 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का है। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का है। 44 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति क्या होती है? उपस्थित जो होता है क्या होता है? तो जब आप चंद्रमा पर उतरिएगा तो शरीर आपका क्या होगा? हल्का हो जाएगा कि भारी हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन है और इस ऑप्शन के हिसाब से भी बताना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो हम जानते हैं भार घट जाएगा और मात्रा जो है अपरिवर्तित हो जाता है, मतलब परिमाण जो है इसका परिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित नहीं रहता है। अगर बात करें 45वां प्रश्न, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवी की ओर जा रहे हैं, भूमध्य से ध्रुव की ओर जाइएगा तो जी का मान क्या होगा? मतलब जी से ग्रेविटी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? कि समान ही रहेगा कि कुछ भी नहीं होगा? बताइए 45 क्वेश्चन नंबर का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ग्रेविटी क्या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अगर 46 क्वेश्चन नंबर की बात करें, शरीर का वजन क्या होता है? शरीर का वजन कैसे पूछ रहा है? ऑप्शन के हिसाब से पढ़ के बताइए। 46, तो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। 47 क्वेश्चन नंबर है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्यों लगाता है छलांग? बताइए 47 का आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 48 क्वेश्चन नंबर, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि क्यों झुक जाता है? एक ही कारण है, अब सब जान ही रहे हैं। 48 का क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 48 क्वेश्चन नंबर का अस्थायित्व बढ़ने के कारण हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन नंबर। 49 क्वेश्चन नंबर है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो है फट जाती है, क्यों फट जाती है? पानी की पाइप क्यों फट जाती है? बताइए 49 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए फटाफट। एकदम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको एकदम क्लियर करना है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है, इसलिए फट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 50वां प्रश्न का जवाब दीजिए, पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि अरे भाई अब आयतन बढ़ेगा तो टूट ही जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं है? 50वां प्रश्न का आंसर का जवाब सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ मैं अपने नरे कार्ड में टेलीग्राम पे दे दूंगा और इसी तरह इंस्टाग्राम पे जल्द मैं मोटिवेशनल स्पीच के साथ या मोटिवेशनल पोस्ट के साथ आ रहा हूँ। आपको मैं जो भी पर्सनली बात करनी हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, लेकिन वही बातें होगी जब आपको आवश्यकता होगी। डिप्रेशन हो या आप मानसिक रूप से तनाव हो और या एग्जाम में दिक्कत हो रही है, उसका एक मार्ग बता सकता हूँ। उसका मैं वास्तविक सॉल्यूशन नहीं कर सकता, मार्ग दूंगा। अगर आप उस पर मंथन करेंगे तो अवश्य होगा, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।